अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज अदालत में बार बार कहते रहे कि हुकूमत उन्हें इंतकाम का निशाना बना रही है। वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर, वजीर कानून फरोग नसीम और FBR के अफसर अशफाक अहमद के किरदार पर सवालात उठाए गए। 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज ने अदालती कार्रवाई का सामना किया, लेकिन अब जज के खिलाफ तो मुकदमा खत्म हो गया है, मगर वजीर आजम के मुशीर और वुज़रा पर मजीद इल्जामात लग रहे हैं। सियासी इंतकाम और गैर कानूनी अहकामात के इल्जामात लग रहे हैं। खुद वजीर आजम के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। FIA के साबिक DG बशीर मेमन ने अपने हालिया इंटरव्यू में हुकूमत पर सियासी इंतकाम और मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बनाने और इदारों पर असरअंदाज होने के इल्जामात लगा दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, कल ही जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तमाम कार्रवाइयों को कलअदम करार दिया और बशीर मेमन ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर होने से पहले की तफसीलात पर अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है और संगीन इल्जामात आयद किए हैं। साबिक DG FIA बशीर मेमन के मुताबिक रेफरेंस दायर होने से पहले उन्हें वजीर आजम के दफ्तर से फ़ोन करके बुलाया गया और जब वो वहां पहुंचे तो वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर उन्हें वजीर आजम के पास ले गए, जहां वजीर आजम ने उनकी तारीफ की और कहा कि तुम बहुत अच्छे अफसर हो, बड़े अच्छे केस बनाते हो, इस केस में भी हिम्मत करना। जिसके बाद उन्हें शहजाद अकबर के दफ्तर ले जाया गया और वहां जाकर पता चला कि हुकूमत जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाना चाहती है। बशीर मेमन के मुताबिक इस मुलाकात के बाद आजम खान और शहजाद अकबर उन्हें वजीर कानून फरोग नसीम के दफ्तर ले गए, जहां FBR के अफसर अशफाक अहमद भी मौजूद थे। बशीर मेमन के मुताबिक उन्होंने फरोग नसीम को बताया कि FIA ये काम नहीं कर सकती, एक जज के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है। जिसके बाद फरोग नसीम ने कहा कि केस मैं खुद लड़ूंगा और आपको तो पता है कि मैं आज तक कोई केस हारा नहीं हूं। जिस पर मैंने जवाब दिया कि खुदा का वास्ता, ये शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज है, हम यहाँ बैठकर उसके खिलाफ केस कैसे बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा दावा है जिसमें इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वजीर आजम के दफ्तर से FIA को जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाने के अहकामात दिए गए। साथ ही साबिक DG FIA बशीर मेमन का कहना है कि उनकी रिटायरमेंट से 4 माह पहले उन्हें पैगाम दिया गया कि वजीर आजम इमरान खान के कुछ अहम केसेस पर मुलाकात करना चाहते हैं और जब वो वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि वजीर आजम नाराज़ हैं। साबिक DG FIA बशीर मेमन के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ख्याल था कि मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस नहीं बनाए, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दीगर अराकीन पर भी मुकदमात होने चाहिए थे। ये वो इल्ज़ामात थे जो बशीर मेमन ने लगाए। अहम बात यह है कि 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उन्हें DG FIA के ओहदे से अचानक हटा दिया गया, जिस पर उन्होंने एहतजाजन मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से पहले ही रिटायरमेंट ले ली थी। क्या हालात व वाक़यात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं खुद साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब। बशीर मेमन साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, ज़ाहिर जैसे काजी फाइज ईसा अपने मुकदमे के हवाले से खुद को विक्टिमाइज होने का इल्ज़ाम लगाते रहे, शहजाद अकबर साहब हों, वज़ीर आज़म हों, इसके अलावा FBR के ऑफिशल्स हों, उन पर सवाल उठाते रहे, फरूक नसीम साहब पर भी आपने एक पूरे का पूरा बताया है कि क्या हालात वाक़यात हुए। सर, जब आपके इल्म में था कि तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसके बावजूद ये क्या हुआ कि आपको पहले वज़ीर आज़म ने कहा, फिर फरूक नसीम साहब पुश करते रहे, क्या कहानी है? मैं समझता हूँ उसके लिए पूरी चीज़ समझना बहुत वो होगी कि मुझे बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और फिर उधर कहा गया कि हमने वो करना है, कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, जिस तरह आपने बताया है अपने इंट्रो में मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि यही करो, मतलब आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है या किस तरह की बात है, लेकिन बाद में हमने जब गए शहजाद अकबर के कमरे में तो उधर जाकर के उन्होंने यही बात की कि हमने वो करना है, जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ केस बनाना है, इंक्वायरी करनी है और उनका जो है वो उधर मैंने उनको मतलब समझाने की कोशिश की, जिस तरह होता है कलीग्स आपस में, यार ये कैसे हो सकता है। फिर वहाँ से हम तीनों, मैं, आज़म और शहजाद अकबर साहब, हम मिलकर गए फरूक नसीम साहब के ऑफिस में, जहाँ पे अशफाक भी मौजूद थे। डॉक्टर अशफाक साहब, मैं आपको ये बता दूँ, जो डाटा है OECD का वो उन्हीं के कस्टडी में था। उन्होंने वो मेरे ख्याल में वहीं से निकाला था वो डाटा, जो मैं समझता हूँ। बाद में तो खैर वो वेरीफाई भी हो गया। वो डाटा वहाँ से निकालने के बाद उन्होंने ये शायद शहजाद अकबर से डिस्कस किया था या जिससे भी किया था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने उधर फिर बात हुई तो वही फ़रूक नसीम साहब भी कन्विंस थे कि ये बनना चाहिए और आप ये रोल अदा करो। मैंने कहा भाई FIA नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है ये, और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, हमारी TORs में ये नहीं आता। और ये मतलब उन्होंने कहा कि नहीं मिल के कर लेंगे और FBR और आप मिलकर करो और ये जो भी है।
लेकिन आई रिफ्यूज़ड। मैंने उनको ये भी बताया, जिस तरह मैंने पहले भी कहता रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि भाई एक हाई कोर्ट का जज अगर कल सुबह एक हाई कोर्ट, जाहिर है ऑनरेबल हाई कोर्ट की कोई भी जज या सुप्रीम कोर्ट के जज, ज़ाहिर अगर वो एक ऑर्डर इशू कर दे कि बशीर मेमन इज़ नॉट द DGFIA, he will stop going to the office tomorrow morning, so I'll stop going to the office tomorrow morning. If I go to the office, it meaning that why it's the contempt of court. जो मैंने सीखा है अपने कानून पढ़ते हुए, जो मैं ज़ाहिर है मैं ASP भी रहा हूँ, SP भी रहा हूँ, DIG भी रहा हूँ और IG भी रहा हूँ। और मैं DGFIA था उस वक्त, मुझे पता था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज तक मैंने आज तक ना तो कोई इंक्वायरी की थी, ना मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ। जुडिशरी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और बहुत 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 मेरे ख्याल में क्लियर है। मैं कानून का और आइन का जो है वो हवाला दिया, जो कि उनका ख्याल था कि मैं गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, तो देन आई हैड टू पुट माई फुट डाउन कि जी FIA नहीं करेगी। एज एन इंस्टीट्यूशन हम अपने आप को ख़राब नहीं कर सकते, और ये आइन है भाई, आइन की हम खिलाफवर्जी कैसे कर सकते? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस इज़ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस इज़ लॉ इन्फोर्समेंट, तो वो इलीगल काम कैसे कर सकती है, और वो भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ? मतलब इसीलिए शायद ये तो जब आपके इल्म में बात थी और फरोग नसीम साहब ज़ाहिर एक बड़े मंझे हुए वकील हैं, जब आप उन्हें समझा रहे थे वो किस बात पे कन्विंस थे? वो क्या कह रहे थे कि आप क्या केस बनाएंगे जिसको वो जीत लेंगे? जब वो कह रहे थे वो मुझ पे छोड़ दे, मैं कोई केस हारा नहीं हूँ, क्या केस बनवाना चाहते थे आपसे कि ये केस बना दो और मैं जीत जाऊँगा? मनी लॉन्ड्रिंग का था बेसिक उनका जो था कि ये आपका मैंडेट है, आप ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस करें। मेरा ओपिनियन यही था कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकती है, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमें कह सकती है, हम गवर्नमेंट के बोलने पे ये नहीं कर सकते। जाहिर है जिनकी पावर्स है वो हमें कह सकते हैं कि करो तो हम करेंगे, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कह सकती है। मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त, तो चूँकि मैं किताब पढ़ के मैंने नहीं पढ़ी हुई थी, ना मुझे पता था कि ये इतना कोई केस है जो आज ही एक ही दिन में डिस्कस होगा और एक ही दिन में हमारे हवाले होगा। तो फिर मैंने आकर के पढ़ा भी, और फिर अपने जो लॉ के जो मेरे टीम थी हमने उनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने भी हमें यही कहा कि नहीं बिल्कुल आपने सही स्टैंड लिया है। और एफबीआर के ऑफिशियल अशफाक अहमद साहब वो कन्विंस थे कि इस केस में इतनी जान है कि आप और एफबीआर मिलके इस केस को आगे बढ़ा सकते हैं? अशफाक अहमद साहब कन्विंस थे? बनता है या नहीं बनता वो तो एक अलग बात हो गई, मेरे पावर्स ही नहीं है, ये मेरे पावर्स नहीं थे, और मैं ये समझता था मैं अपने TOR से आगे बढ़ जाऊंगा। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पावर से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही करे, तो वो करे, वो कहेंगे तो हम करेंगे, मैंने उनको यही कहा था। लेकिन वो उनका ख्याल ये था कि नहीं हम भी कर सकते हैं, जिस बात पे थोड़ा सा डिस्प्यूट था मेरे ख्याल में, और मुझे ये लगा कि उन्होंने, अशफाक साहब का ये ख्याल था कि नहीं मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा फिर आप करो, आप लोग FBR वाले करना चाहते हैं, चेयरमैन तो नहीं था, ये तो डायरेक्टर था उस वक्त, अभी तो शायद मेरे ख्याल में प्रमोट भी हो गया और आजकल कोई FBR में किसी पोस्टिंग पे लगा होगा। डॉक्टर अशफाक से आप पूछ लें। मैंने उसको समझाया था कि भाई व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट, क्या कर रहे हो तुम अपने साथ, और पाकिस्तान है, इसमें आइन है, और ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है, और मैं एज अ पुलिस ऑफिसर मैं आपको बता रहा हूँ कि एज अ पुलिस ऑफिसर मेरा तजुर्बा है कि हमारी जो जुडिशरी है वो हमारे जो उनके जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उसमें हम नहीं जा सकते। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक मतलब पढ़ लो, आप जो पढ़ लोगे तो आपको आसानी होगी और आपको समझने में आसानी होगी। हम नहीं कर सकते और हमें नहीं करना चाहिए। उनका मौक़िफ़ है कि उन्हें कोई ऐसी मीटिंग याद नहीं है कि जिसमें इस किस्म की बातें हुई हों, ये मौक़िफ़ उन्होंने ज़रूर दिया। मगर साथ में मुझे ये बताइएगा कि आपको ये कहा गया कि वज़ीर आज़म के अहकामात हैं और ये काम करना है? ज़ाहिर है वहाँ पर जो गए थे, मैंने आपको बताया ना कि उठते ही शुरू में ही मुझे मुलाकात करवाई गई प्राइम मिनिस्टर साहब से, और उन्होंने कहा कि बशीर आप हिम्मत करो, यू आर अ वेरी गुड ऑफिसर, आई नो कि जो आप करते हैं काम वो लीगल बड़ा अच्छा होता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग केसेस बनते हैं। तो मैंने कहा सर बिल्कुल करेंगे। मुझे नहीं पता था कि ये कोई आगे चल के कोई इस तरह की कोई बात आएगी कि वो बिल्कुल ही ऐसे काजी फायज़ ईसा साहब के और सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी FIA को। मेरा ओपिनियन मतलब उस वक्त बाद में जब हम जाकर के बैठे शहजाद अकबर के कमरे तो वो बात खुली कि जी काजी फायज़ ईसा का केस है। तो मैंने कहा कि भाई उधर भी फिर वो हम गए थे वहाँ पे
मिनिस्टर लॉ के ऑफिस में। अब वो अशफाक साहब उसको डिनाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मैं ये कहता हूँ कि ओपन इंक्वायरी करवा लें। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ, डेट्स को आप वेरीफाई कर लें। इस चीज़ को चूँकि 2-3 साल हो गए हैं, तो डेट्स को आप वेरीफाई कर लें। फिर उसके बाद महीने के बाद मुझे शहजाद अकबर ने पूछा कि वो ट्रैवलिंग हिस्ट्री के बारे में कुछ कह रहे थे, तो मैंने कहा यार अभी तक आप लोगों ने जान नहीं छोड़ी, क्या कर रहे हो, मत करो। तो उन्होंने कहा नहीं आप छोड़ दें, आपने तो नहीं किया ना, आप छोड़ दें। मैंने कहा ठीक है जी। जस्टिस फाइज ईसा की फैमिली की ट्रैवल हिस्ट्री, शायद ये हाँ उनकी और उनकी फैमिली की ट्रैवल हिस्ट्री। अच्छा मैं चूँकि अब ये समझा था कि शायद ये बात इधर ही ख़त्म हो गई है और ये लोग मेरे मुझसे कन्विंस हो गए, और मैं तो अपनी कन्विंसिंग कैपेबिलिटीज़ पे बड़ा रश कर रहा था। लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ, बाद में तो खैर ये केस भी आ गया, बाद में तो मतलब बात पता भी लग गई कि मुझ पर नाराज़गी का एक रीज़न ये भी था। नहीं मगर बशीर मेमन साहब इसमें मसला ये है कि जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बशीर मेमन को हमने जबरी तौर पर रिटायर किया था, तो उनमें हुकूमत के हवाले से गुस्सा तो है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि इतने लंबे अरसे आपने ज़ाहिर पब्लिकली तो ये बात नहीं की, फाइज ईसा साहब का केस चलता रहा, मगर आप राइटिंग में तो लिख सकते थे, सेक्रेटरी इंटीरियर को लिखते, किसी ऑन रिकॉर्ड आप इस बात को ला सकते थे कि आपसे इस किस्म के गैर कानूनी मुतालबात किए जा रहे हैं, वो भी वज़ीर आज़म की तरफ से। सर मैं आपको बताऊं, मैंने कोई 15 दिन पहले 14 दिन पहले अपनी नौकरी से मैंने रिटायरमेंट नहीं, मैंने रिज़ाइन किया था। मैंने रिज़ाइन किया था कि मेरा अनसेरेमोनियसली बिल्कुल गलत उस पर मुझे OSD बनाया था। 15-20 दिन पहले की बात होती है, तो हम तो बिल्कुल नॉर्मली ट्रांसफ़र नहीं करते। नॉर्मली मैं भी SP भी रहा हूँ, DIG भी रहा हूँ, IG भी रहा हूँ, DGFI भी रहा हूँ। 15-20 दिन पहले किसी को ट्रांसफ़र नहीं करते, वो भी OSD नहीं बनाते। मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मेरी एक थोड़ा सा बंदा अपने आप को ह्यूमिलिएट फील करता है, तो मुझे पता था कि मेरा नुकसान होगा, लेकिन मैंने फिर उसे रिज़ाइन किया और मैंने कोई चीज़ बात करना मुनासिब नहीं समझी। लेकिन जो है वो फिर वो मेरी रेजिग्नेशन पे भी फिर वो मुझे नहीं पता, ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं ज़ाहिर है 15 दिन के बाद आ जाता। और फवाद चौधरी साहब अभी तो मैं पब्लिक का आदमी हूँ, मैं ही इज़ इलेक्टेड पर्सन, मतलब उनको ये बात कहते हुए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मगर थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ। मगर बशीर मेमन साहब इसमें अब एक मामला ये है कि ज़ाहिर है आप को जब हटाया गया, आपने खुद ने रिज़ाइन कर दिया, इन प्रोटेस्ट आपने रिज़ाइन कर दिया, मगर सवाल ये उठ रहा है कि आपके एक और इंटरव्यू में आपने बताया कि वज़ीर आज़म चाहते थे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी के भी कुछ रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें, मगर आप नहीं कर रहे थे। अब अगर करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी तो आप क्यों नहीं कर रहे थे, और वज़ीर आज़म को वो काम नैब से या किसी और से क्यों कराने पड़ रहे थे? अगर आप करते, जो कि आपका काम है, तो फिर वो नाराज़ ना होते आपसे, आप अपना काम नहीं कर रहे थे। मैं अर्ज़ करूं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, ये दोनों ख़ास तौर पे, फिर शहबाज शरीफ साहब और उनका बेटा हमज़ा, फिर कैप्टन सफदर, फिर उनका बेटा जो है वो सलमान शहबाज, वो ये पूरी फैमिली, और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ साहिबा का तो तीन जगहों पे एक तो उन्होंने कहा मरियम नवाज़ साहिबा के लिए, वो जब वो एजुकेशन का कोई रिफॉर्म्स का कोई काम था, पता नहीं, एक तो उसमें मैंने कहा कि बिल्कुल चिट्ठी लिख दें, हम बिल्कुल करेंगे इंक्वायरी, लेकिन वो चिट्ठी नहीं आई। फिर दूसरा, वो जो तस्वीर आई थी फर्स्ट लेडी की, उस पर उन्होंने कहा कि जी इस पर टेररिज्म का केस बनना चाहिए। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि जी तीसरा वो जो जज वीडियो स्कैंडल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी कहा था कि टेररिज्म होना चाहिए। मतलब इस तरह के मुतालबात थे जो कि मतलब मैं उनको ये नहीं कहता था कि वो, मैं कहता था कि जी वेयर इज़ द लॉ, जी तो हम काम करेंगे ना, हमें रिकॉर्ड मिलेगा तो हम काम करेंगे ना तो मैं कभी घबराया हूँ कि अपनी ज़िंदगी में, मेरी पूरा ज़िंदगी का वो है, और ये तो मेरी लास्ट ऑफ माई सर्विस थी, मुझे घबराने की ज़रूरत ही नहीं थी किसी से। मैं पूरी ज़िंदगी में किसी से नहीं घबराया, तो अभी आकर के एंड में आकर के घबराऊँगा किसी से? नंबर 1। नंबर टायर उठ करके घर ही जाना था, मुझे एक्सटेंशन ना ये थी, ना तो मुझे एक्सटेंशन की ज़रूरत थी। अल्लाह का शुक्र है, मेरे माँ का बहुत आसान मुझ पर, मुझे ना एक्सटेंशन की ज़रूरत थी, मुझे मैं पे पहुँच चुका था,
मैं पीक पे, अपने करियर के पीक पे अल्लाह ताला ने मुझे पहुँचाया था, पाक परदिगार आलम ने, मदीने वाली सरकार की मेहरबानी से मैं पहुँच गया था। मगर बशीर मेमन साहब, अब उसमें मसला ये है कानूनी काम, क्योंकि DGFIA आप लगे नून लीग के दौर में, तो क्या वज़ीर आज़म की फ्रस्ट्रेशन इस बात पर थी कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर है नून लीग के लिए, इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे? क्योंकि उन्होंने जब शहबाज शरीफ के हवाले से आपसे कहा तो क्या आपको लाहौर भी भेजा गया कि ब्यूरोक्रेट से मिलें और वहाँ से कुछ निकालें, मगर आपने फिर भी कुछ नहीं शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई तहकीकात की, और बाद में नैब ने जाके शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया और केस बनाया, तो आप नहीं बना रहे थे? आपका क्या सॉफ्ट कॉर्नर था नून लीग के लिए? क्योंकि पीपल्स पार्टी से भी आपकी नहीं बनती थी, वो भी आपसे नाराज़ थे, जाली अकाउंट केस में और ज़्यादा आपसे नाराज़ हो गए थे, फिर आप वज़ीर आज़म चाहते थे कि आप शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ और दूसरों के खिलाफ केस करिए। सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से आप नहीं कर रहे थे? थोड़ा सा अगर आप इसके, आपकी बड़ी मेहरबानी, ये बड़ा 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 अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि नवाज़ लीग से मेरा सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होगा? पहली बात, अच्छा उनके दौर में मैं लगा था, कोई ऐसी बात थी जो मुझे उन्होंने कोई बहुत बड़ा फेवर दिया? मैं पहले से ही 21वें ग्रेड में था और 22वां ग्रेड भी मुझे मिलना था, अपनी सीनियरिटी पे मुझे मिला। मैं नौकरी में आया था 1986 में। अच्छा, फिर वहाँ से मैं नौकरी करता रहा। पंजाब में मैंने आज तक नौकरी नहीं की, वो मुझे जानते भी नहीं हैं, वो मुझे जानते भी नहीं है, जो ये मैं समझता हूँ। हाँ, एज़ प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब से हेलीपैड पे प्रोटोकॉल में मुलाकातें हुई, लेकिन शेक हैंड ही होता है ना, वो तो ज़ाहिर है पूरी प्रोटोकॉल लाइन लगी होती है, उसमें लाइन होती है। मैं क्यों उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर करूँगा? फिर दूसरा, मुझे पंजाब भेजा गया था, वो सारे के सारे केसेस लेकर के, चीफ सेक्रेटरी थे अकरम दुरानी साहब, उन्होंने किया था, वो उन्होंने प्रिजाइड ओवर किया था, वो मैं सारे के सारे गए थे, सारे सेक्रेटरीज मौजूद थे, रिकॉर्ड हमने लिया था, हमने उसको एवेल्यूएट किया था, पंजाब की FIA ने किया था एवेल्यूएट, और फिर हमने यही उनको बताया कि जी ये हमारा मैंडेट नहीं है। मैंडेट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो मैंडेट है वो फेडरल गवर्नमेंट के जो 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 क्राइम्स होते हैं या बैंकिंग क्राइम्स है उनके मुतालिक होता था, तो था ही नहीं, तो उसको कहाँ से बनाते केसेस? मैंने उनको कहा कि प्रोविंशियल एंटी करप्शन का मैंडेट है, उनसे करवा लें, और बाद में उन्होंने प्रोविंशियल एंटी करप्शन में भी किया होगा। फिर नैब चूँकि फेडरल और प्रोविंशियल दोनों कर सकता है, ये बड़ी लीगल थोड़ी सी चीज़ है, दोनों कर सकता है, तो उन्होंने नैब से करवा लिए। तो मुझे नहीं पता। उमर चीमा साहब की स्टोरी में, उमर चीमा साहब की स्टोरी में लिखा हुआ है कि आपको बुलाकर ये कहा और आपको ताना दिया कि आपने कुछ नहीं किया, और मैंने एक फ़ोन कॉल नैब को की और देखें अगले दिन शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया। इसको कहते हैं वफादारी। ये किसने कहा था आपको? शहजाद साहब छोड़े, अब जाहिर है मैं 2 साल मुझे रिटायरमेंट को हो गए, मैं अपने गांव में अल्लाह का शुक्र है ज़मींदारा अपना कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आई एम टू हैप्पी विद, मतलब जाहिर है बशीर साहब स्टोरी अधूरी रह जाएगी। आप अगर बताएंगे नहीं तो ये स्टोरी अधूरी रह जाएगी। उमर चीमा साहब की स्टोरी है और ये 3 दिसंबर 2019 की स्टोरी है। ये वाकया हुआ था या नहीं हुआ था? आपने ये तो कंफर्म किया कि आपको भेजा गया, आपने बताया कि जी नैब से करा लें या फिर एंटी करप्शन से करा लें, मगर फिर आपको ताना किसने दिया था ये कि नैब से देखें मैंने एक दिन के अंदर अंदर नैब से कहा और अगले दिन शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया, इसको वफादारी कहते हैं? ये कौन था? जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव, वो उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मुझे कहा था। अब बात यह है कि मैं मतलब जाहिर ये तो बाद में साबित भी हो गया ना कि उन्होंने किए बहुत सारे केसेस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आपको ये कहा? जाहिर है वही चीफ एग्जीक्यूटिव है ना पाकिस्तान के, अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला के इस दिए हुए मुल्क में ही इज़ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जाहिर है मेरा उस वक्त ना तो मेरा उस वक्त कोई मुकाबला था, मैं इस वक्त एक रिटायर आदमी अपने घर में रह रहा हूँ, अपने गांव में अपनी ज़मींदारा कर रहा हूँ, और जाहिर है मतलब अल्लाह के उसके करम के साथ ज़िंदा हूँ। मतलब और एक और वाकया इस रिपोर्ट में कोट किया गया है कि आपको कहा गया एक ऑफिशियल की तरफ से कि आपको जो जब अरब स्टेट का दौरा होगा यानी सऊदी अरब का, तो वहाँ पर ले जाएंगे ताकि आप देख सकें कि वहाँ पर सारे के सारे अहकामात कैसे माने जाते हैं। ये क्या वाकया है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान वो जो कहता है किसी को, उसका कोई भी जो है वो सरकारी डिपार्टमेंट उसको वो नहीं करता। तुम हर बात में मुझे कहते हो कि आईन ये कहता है, कानून ये कहता है। मैंने कहा सर बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास डेमोक्रेसी है,
यहाँ पे कोर्ट आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है, और हमने इंक्वायरी सिर्फ करना और पकड़ना, सिर्फ अरेस्ट करना नहीं होता, हमने उसी केस को प्रोसेस करके कोर्ट में ले जाना होता है कन्विक्शन तक। तो हमने फिर ज़ाहिर है डिफेंस के लॉयर्स भी होते हैं, तो वो किंगडम है, वो किंगडम है और ये डेमोक्रेसी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सबको उठा के जेल में डाल दिया था, उसने सबको 5 स्टार में बंद किया जो पैसे देते थे। मैंने कहा सर ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पे कोर्ट्स हैं। हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, कोई हमें एविडेंस चाहिए होता है, उसके बाद हमने कोर्ट में जाकर के करना होता है। वही 14 दिन का हम रिमांड ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। जो कानून में लिखा हुआ वही होगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो जिस तरह चाह रहे थे, मतलब जो वो कह दे दैट इज़ अ लॉ। नो 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 नो, किसी के बोले भी कोई भी चीज़ लॉ नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट कोई चीज़ कह दे या कोर्ट कोई चीज़ कह दे तो उस पर इम्प्लीमेंट करना होता है। वैसे क्या ये भी दुरुस्त है कि आपको राना सनाउल्लाह को खिलाफ कार्रवाई के लिए भी बार बार कहा गया मगर आपने नहीं की और उसके बाद एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने कार्रवाई की राना सनाउल्लाह के खिलाफ? अब मैं डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ख्याल में शायद ही कोई PMLN का कोई ख़ास तौर पे जो ज़ोर था वो था मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा पे, शहबाज शरीफ साहब पे, और मतलब इन दो पे तो बाप बेटी पे तो बहुत ज़्यादा ज़ोर था। फिर शहबाज शरीफ साहब पे था, हमजा शहबाज पे था, एहसन इकबाल पे था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे था, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, और वो जो दस्तगीर साहब है, खुर्रम दस्तगीर साहब, फिर पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह, नफीसा शाह साहिबा, और तीसरा वो जो खुकर साहब हैं हमारे इस्लामाबाद के, जिनका वो एक मरतबा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर नैब के बाहर, हाँ नवाज़ खोकर साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, वो सेनेटर थे, उनके ख़िलाफ़ मतलब जो भी बात करता था, जो भी टीवी पे आकर के या कोई टॉक शोज़ में या उस तरह की कोई बात करता था, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब, मतलब मुझे तो अच्छा। फिर असलान इफ्तिखार साहब जो है हमारे, जो चौधरी इफ्तिखार साहब के बेटे, फिर वो असफंदियार वली, अमीर मुकाम, मतलब हर एक के लिए फ़लाँ को क्यों नहीं पकड़ते, फ़लाँ को पकड़ लो, फ़लाँ ने आज ये कहा है पकड़ लो। वो कहते हैं सर खुदा का वास्ता है, हम कोई मतलब कोई गैंग थोड़ा है। FIA इज़ नॉट अ गैंग कि आप जाएं और जाकर के बंदे को तंबू करके। हमने एक कानूनी प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। कोई एविडेंस हो, कोई शिकायत हो, फिर उसके बंदे को इंक्वायरी करेंगे, फिर उस बंदे को FIR करेंगे, फिर पकड़ेंगे, पकड़ के उसका रिमांड लेंगे और फिर कोर्ट में उसको साबित करेंगे, कन्विक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कोई हो भी तो ना, मतलब इनका जो था हर चीज़ पे मतलब अपोजिशन को मतलब छोड़ना नहीं है। मगर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तो वज़ीर आज़म ने बहुत ज़्यादा तकारीर में भी कहा था कि उनके इकामे का मसला है और फॉरेन मिनिस्टर होते हुए या डिफेंस मिनिस्टर होते हुए कैसे इकामा रख सकते हैं। आपसे भी ये तो एविडेंस आपके सामने वज़ीर आज़म ने रखी थी, ऐसा तो नहीं था कि एविडेंस कोई नहीं रखी थी, मगर आप उसके बावजूद कार्रवाई के लिए तैयार नहीं थे। सर मैं आपको अर्ज़ करूँ, अकामा का जो अकामा रखना इज़ नॉट अ क्राइम, इट्स अ वर्क परमिट। अच्छा 1 2 ये गद्दारी का कैसे ज़ुमरे में कैसे आ गया? अच्छा गद्दारी का अगर पर्चा बनता था तो मैं कहता था कि जी कोई इस तरह का कोई एविडेंस हमें देना पड़ेगा, जो कोर्ट में देना पड़ेगा कि ये चीज़ है पीस ऑफ सीक्रेसी, जो कि नेशनल सीक्रेट था, जो कि उसने जा कर के दुबई में किसी को दे दिया और उसने कहीं आगे से कहीं किसी और को दे दिया। ये एविडेंस हमें कौन देगा कि कोई भी नेशनल सीक्रेट उसने दिया है? अगर वो गद्दारी का केस बनाना चाहते थे, करप्शन का केस नहीं बनाना चाहते थे, आप ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ के खिलाफ? वो गद्दारी का केस बनाना चाह रहे थे, गद्दारी का। अब गद्दारी ये मतलब मैंने आपको बताया ना, आर्टिकल 6 उसकी परमिशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही दे सकती है, तो उन्होंने कैबिनेट से ली, कैबिनेट में मुझे भी बुलाया कि जी, लेकिन पीस ऑफ वो जो होता है ना कि इंफॉर्मेशन विच वाज गिवन बाय मिस्टर ख्वाजा आसिफ टू समबडी हु वाज नॉट लीगली, जिसको रखनी नहीं चाहिए थी, वो गद्दारी होती है ना। अब वो तो मैंने मतलब ये कोई बात बनती थी। दूसरी हमने की थी इंक्वायरी, उसमें मतलब चल रही थी वो इंक्वायरी, और फिर वो सारे के सारे डिस्कशंस भी हुए थे। मेरे पास जो भी लाए थे उन्होंने कहा कि जी कोई पहले उन्होंने कोई कर्जा माफ़ किया है, वो ज़रा एविडेंस ढूंढो। हमने वो एविडेंस भी ढूंढने की कोशिश की थी नेशनल बैंक में,
अब चिट्ठियाँ वो सारी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, उसका जवाब आता तो हम बिल्कुल करते। अब वो ये समझते कि नहीं अभी फ़िलहाल दे, वो कहते ना कि फ़िलहाल तो पकड़ लो उसके बाद देख लेंगे। ये नहीं होता, ये नहीं होता, आप नहीं कर सकते। जिस तरह वो मरियम नवाज साहिबा के लिए भी कह रहे थे ना, फ़िलहाल तो पकड़ लो ना, कि जज को टेरराइज़ कर दिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अच्छा वो जज वो मरम फात हो गए, और जो जज साहब थे अरशद मलिक साहब, वो टेरराइज़ हो गए, अरशद मलिक साहब वो टेरराइज़ हो गए, और वो टेरराइज़ हो गया, तो इसलिए ये टेररिज्म का पर्चा बनता है। ये वज़ीर आज़म ने कहा आपसे। ये टेररिज्म कैसे बन गया खुदा का? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर मतलब केस फाइल में बात मौजूद है। बाद में ये टेररिज्म का केस बनाने की कोशिश भी की गई, मेरे ख्याल में वो हाई कोर्ट में भी गए, फिर ज़ाहिर वो चलता रहा बड़ा लंबा अरसा, मेरे जाने के बाद भी वो चलता रहा, जब मैं छुट्टी पे चला गया उसके बाद भी। तो मतलब लेकिन कुछ होता तो ये कोई टेररिज्म थोड़ा है, टेररिज्म थोड़ा है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। मैंने कहा जी पैमरा लॉ में हो सकता है, पैमरा लॉ हो सकता है। फिर उसका सुप्रीम कोर्ट में भी वो आ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो टेररिज्म की बाकायदा वो डेफिनेशन एक तरह से दी हुई है अपने एक फैसलों में, व्हाट इज़ टेररिज्म, व्हाट इज़ नॉट टेररिज्म। तो हम कैसे जा सकते हैं कानून से बाहर? तो वो फिर दूसरा ये था कि मतलब वो जो तस्वीर वाली बात थी मरियम नवाज साहबा की, मैंने कहा नॉर्मल तस्वीर है, एक कोई भी मतलब किसी भी खातून की तस्वीर नॉर्मल तस्वीर है, उसको टेररिज्म से कैसे आप जोड़ सकते हैं? मरियम नवाज की कौन सी तस्वीर? क्राइम बनता है प्राइवेसी को। नहीं, तस्वीर थी फर्स्ट लेडी की, बिल्कुल नॉर्मल सी तस्वीर थी जो किसी ने शेयर की हुई थी सोशल मीडिया पे। बहुत बदअखलाकी है, वो भी क्राइम है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल है। मैंने कहा जी नॉन कॉग्निजेबल क्राइम है, और ये उन्होंने कहा कि नहीं इसको टेररिज्म से करते, फर्स्ट लेडी है। खुदा का वास्ता, फर्स्ट लेडी या कोई भी हो, कानून में कहाँ लिखा हुआ है? सबको एक ही तरह की ट्रीटमेंट कानून देता है, एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। किसी को कोई रियायत नहीं है, कानून ने कोई हर एक के लिए अलग अलग थोड़ी किया हुआ है कि जो कोई पैसे वाला आदमी है या कोई बड़ा आदमी है तो उसके लिए ये कानून होगा, उसके गरीब आदमी के लिए ये कानून होगा, सबके लिए एक ही कानून है। तो मैंने कहा सर ये टेररिज्म में नहीं बनता। उस बात पे थोड़ा सा मतलब बदमज़गी हुई थी, लेकिन थैंक गॉड कि वहाँ पे मतलब जो बात होने लगी तो फिर वही बात है कि नहीं सर नहीं ये नहीं होगा। और सर फिर ब्रेकिंग पॉइंट क्या था कि जिसकी वजह से आपको रिटायरमेंट से चंद दिन पहले ही हटाया गया और आपने फिर इन प्रोटेस्ट रिज़ाइन किया? क्या ब्रेकिंग पॉइंट था? क्या कोई मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म से, या वैसे ही आपको बस हटा दिया गया बगैर बताए? और क्या ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे, आपके इल्म में था, क्या हो रहा था? मैं समझता हूँ कि 3-3.5 महीने पहले मैंने कोई उधर जाने के लिए ना, उम्रे पर जाने के लिए मैंने वो मांगी हुई थी, छुट्टी मांगी हुई थी। वो छुट्टी मुझे मिल गई थी, तो मैं उसी में बज़ाहिर है जब आप उम्रे के लिए जाते तो आपका तो जिस दिन से वीज़ा लगता है, छुट्टी सेंशन होती है, उस वक्त से आपका थोड़ा सा मेंटल लेवली डिफरेंट होता है। और मैं ये जा रहा था कि अल्लाह ताला ने उस रब के करम से मुझे करम किया मुझ पर। मैं एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूँ, और कहाँ से कहाँ पहुँचे और रब ने पहुँचा दिया। तो मैं तो उसमें था कि आखिर में जा कर के अल्लाह ताला का वो एहसान जिस तरह होता है कि तवाफ़ करके और थोड़ा सा गुनाहों की बख्शिश, और जिस तरह होता है मतलब बंदा जाता है अल्लाह की रहमतों को। मदीने भी ज़ाहिर है मैं काफ़ी उस मालिक का मुझ पर करम है, मदीने बहुत ज़्यादा बुलाते हैं वो मुझे। मैं तो उस मूड में था। 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बुला लिया कि जी इंपॉर्टेंट केसेस पर डिस्कशन होगी। बात जो डिस्कशन शुरू हुई इस बात पे हुई कि मरीम नवाज़ पे कुछ नहीं किया, नवाज़ शरीफ पे कुछ नहीं किया, शहबाज शरीफ पर कुछ नहीं किया, ख्वाजा आसिफ को भी छोड़ दिया, फलाने को भी छोड़ दिया। अच्छा मुझे लगा कि टेम्परेचर कोई अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद आरिफ नकवी की बात हुई कि आरिफ नकवी का, मैंने कहा ये आरिफ नकवी का पैसे हमारे नहीं है, मेरे भी है, ज़ाहिर है मेरे मुल्क के पैसे हैं तो मेरे हैं, मेरा उतना ही हिस्सा बनता है उसमें जितना कि एक आम आदमी का बनता है। हम सबके पैसे 87 अरब रुपए हमने साबित किया था उसके ऊपर। जो गैस के पैसे दे नहीं रहा था, सुई सदरन गैस के पैसे थे। तो उस बात पे भी वो पहले भी 3-4 मरतबा पहले भी मुझे बता चुके थे कि तुमने कंपनी को तबाह कर दिया। उस दिन तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और उन्होंने कहा कि तुमने कंपनी को तबाह कर दिया और कंपनी तबाह बर्बाद हो गई। मैंने कहा जी कंपनी तो अब ज़ाहिर है कोई और पॉलिसीज़ होगी, अब FIA का मैं गरीब आदमी मतलब हमारी क्या हैसियत है कि हम किसी कंपनी को बर्बाद और ख़राब कर सकें।
के इलेक्ट्रिक के हवाले से कह रहे हैं, मतलब हमने ज़ाहिर इंक्वायरी तो करनी है ना। सॉरी, के इलेक्ट्रिक के हवाले से मैंने कहा जी ब्लूमबर्ग में उसके लिए कोई मैंने पढ़ी थी एक स्टोरी, मैंने कहा जी ब्लूमबर्ग में भी स्टोरी आई है, मतलब हम क्यों, मतलब मेरा क्या कसूर है उसमें? अगर उसने पैसे तो उसने खाए हैं ना, तो वो शर्मिंदा होना चाहिए उसको, और जिसके पैसे परेशान उसको होना चाहिए। मैं क्यों खामखा में, आप क्यों मुझसे नाराज़ हो रहे हैं? नाराज़ तो हो कि जिसने पैसे खाए हैं, और नहीं वो मेरा दोस्त है, तुम्हें पता ही नहीं है, और तुम्हें पता भी है, फिर भी तुमने। मुझे नहीं समझ आई कि सॉफ्ट कॉर्नर PMLN के लिए मेरा कहाँ से डेवलप हो गया, कैसे हो गया, कैसे कह सकते हैं? आप ज़रा पूछ लें, आप इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह से, मगर तो मैं आप पता कर लें। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जैसे फ़ाइज़ ईसा से लेकर अपोजिशन के मामलात पर बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, ये इस हुकूमत के ऊपर एक पूरी चार्जशीट है। अगर आपको किसी अदालती फोरम पर या कोई तहकीकात होती हैं तो उसका आप सामना करने के लिए तैयार हैं, अपना वर्जन देने के लिए तैयार हैं कि ये सारे के सारे हालात व वाक़यात का? सर शाहज़ेब साहब, मुझे कोई वो एतराज़ क्यों होगा? सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जुडिशल फोरम किसी को भी जब चाहे वो बुला सकता है। तो मैं तो ज़ाहिर है लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ इस मुल्क का, और मैंने इस मुल्क में हूँ और यहीं पे रहना है, तो मैं क्यों नहीं, ज़ाहिर है जो भी बुलाएगा मैं जाऊँगा, और जो बात होगी वो बताऊँगा। और ज़ाहिर है अगर कोई इंक्वायरी होती है तो मैं बिल्कुल 100 मरतबा उसको मतलब जा कर के बताऊँगा कि ये बात थी। अगर साबित ना कर सका तो मतलब वो एक अलग बात है, साबित ना कर सका वो एक अलग बात है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास ज़ाहिर है, मुझे पता है कहाँ पे कौन सी डॉक्यूमेंट कहाँ से क्या पड़ी हुई है। ये कोई बात थोड़ा है। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू आपने सुनी। हमने आज इस हवाले से बात करने के लिए शहजाद अकबर साहब को और फ़रूक नसीम साहब को दावत दी थी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आम पर बात करते हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान जहांगीर तरीन को NRO देने के लिए राज़ी हो गए हैं? जहांगीर तरीन के हामी ग्रुप ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात कर ली है। इस मुलाकात से एक दिन पहले हुकूमत ने शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात करने वाले FIA की टीम ही बदल दी और डॉक्टर रिजवान जो टीम के सरबराह थे उन्हें हटा दिया। और अब मुलाकात के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप ये दावा कर रहा है कि वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन की तहकीकात से शहजाद अकबर को हटा दिया, और वज़ीर आज़म ने खुद डॉक्टर रिजवान की तब्दीली का भी बताया। तो उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, FIA का भी आप जानते हैं कि डॉक्टर रिजवान को बदल के अबू बकर साहब को लगा दिया गया। वज़ीर आज़म साहब के पास ये बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हमने बदल दिया है डॉक्टर रिजवान को और अबू बकर को लगा दिया। और शहजाद अकबर साहब भी केस से हट गए। शहजाद अकबर साहब का इस केस, बाकी केस वो देखेंगे, इस केस के मामले में शहजाद अकबर साहब का रोल नहीं रहा। अब इस केस को डायरेक्ट अली जफर साहब देखेंगे और हो सकता है इसमें फवाद चौधरी साहब उनके साथ शामिल हो जाए। हमारे साथ नज़ीर अहमद चौहान साहब मौजूद हैं, रुकने पंजाब असेंबली तहरीक इंसाफ, जो आज बाद में मीडिया से गुफ्तगू भी जिन्होंने की। चौहान साहब बहुत शुक्रिया। चौहान साहब, आप लोग तो मुतमईन थे, उसके बाद आपकी तरीन साहब से भी बात हो गई, वो भी मुतमईन है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने ऐसा क्या वादा किया है आप लोगों से? अली जफर साहब मामलात देखेंगे, क्या वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि शहजाद अकबर साहब भी नहीं होंगे और दूसरे मामलात इस तरीके से FIA भी नहीं आगे बढ़ेगा? क्या कमिट किया है वज़ीर आज़म ने आपसे? जब हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मिले तो हमारी ही रिक्वेस्ट पे उन्होंने मेहरबानी की कि हमें टाइम दिया और हम उनसे मिलने गए और हमने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ हो रहे थे वो हमने रखे वज़ीर आज़म साहब के सामने और उनको बताया कि सर ये देखें 3 FIRs कटी हैं जहांगीर खान तरीन खान के ख़िलाफ़ और उन तीनों के अंदर इतनी 22 हैं कि चीनी और शुगर माफिया का जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन बाकी देखें क्या 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 जिस पर इल्ज़ाम लग गए हैं जिनका तल्लक जहांगीर खान तरीन के साथ कहीं भी नहीं है। तो लिहाजा तरीन साहब की जो इश्यूज़ थे मेरे ख्याल से पहली दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ हमने जाके जो रखे हैं उनको इनका इल्म नहीं था और उन्होंने बहुत हैरानगी का भी जिक्र देखा कि वाकई उनसे मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ों को छुपाया जा रहा था, क्योंकि पार्टी का जब से जहांगीर खान तरीन साहब नाहल हुए हैं उन्होंने पार्टी के लिए बेशुमार। मगर मुझे बताएगा चौहान साहब, क्या वज़ीर आज़म ने कमिटमेंट दी कि शहजाद अकबर को तहकीकात से बिल्कुल हटा लिया जाएगा, वो बिल्कुल असरअंदाज नहीं होंगे? वज़ीर आज़म ने कहा
बिल्कुल कहा जी उन्होंने, और ये भी कहा, साथ कहा, क्योंकि मैं इसको अली ज़फ़र हैं हमारे सेनेटर, वो ख़ुद इसको देखेंगे और इंशाल्लाह हमारा असल मौक़िफ़ ये था, खान साहब से हमने रिक्वेस्ट ये की थी कि सर हम तो इंसाफ की पार्टी हैं, ये कैसे हो गया कि एक हम बाकियों के इंसाफ करते फिर रहे हैं और अपनी पार्टी का वो बंदा, वो वर्कर जिसने पार्टी को बनाया और पार्टी खातर बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, जिसने अपने आप को नहल भी करवाया पार्टी की खातर, और आज उसके ऊपर हम कोई ना कोई ऐसा बंदा, जो बंदा ना कोई किसी को उसमें कोई MP है ना MNA है, पता नहीं कहाँ से उठ के आके वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ मिलके और उसके साथ पाकिस्तान के तरीके से तरीन के साथ इल्ज़ामात लगा के उनसे कोई ज़ाती रंजिश निकाल रहा है। तो तरीन साहब की ये बात को समझा फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप लोग बिल्कुल मुतमिन रहें और मैं इसको इंशाअल्लाह ताला खुद देखूँगा, अब आप बिल्कुल ना घबराएं। और मैं स्पेशल आज एक कमेटी बना रहा हूँ जिसमें उन्होंने स्पेशल टास्क दिया है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को, हमारे सेंटर भी हैं, और उनको उन्होंने कहा है कि आप इसको तहकीक करें क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी बड़े अच्छे देखते हैं। मगर चौहान साहब, ये हमारे शो में शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि वज़ीर आज़म को और काबीना को हर इशू पर ब्रीफ करते आए हैं, जितनी भी कार्रवाइयाँ शुगर वालों के खिलाफ या फिर जाकिर तरीन साहब के खिलाफ हो रही है। आपको क्या ये लगा कि वज़ीर आज़म बहुत सारी बातों से लाइल्म थे जो आप लोग लेके आए वज़ीर आज़म के इल्म में आज? बेशक जिसमें कोई शक नहीं है, काफ़ी चीज़ों से वज़ीर साहब ला इल्म थे। कहीं ना कहीं तो ऐसी चीज़ थी ना कि जो वज़ीर आज़म साहब ने फौरी तौर पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को इस पर नॉमिनेट किया कि ज़रा मुझे सही तहकीकात करके बताओ हकीकत है क्या। देखिए हमारा पॉइंट सिर्फ एक था शाहज़ेब, वो ये था कि जी अगर जिस तरह अलीम खान साहब, बैरिस्टर अपना सब्तैन साहब या बाकी लोग जिस तरह गए हैं और अपने आप को क्लियर किया, उन्होंने हमें अदालतों में जाने दें। जब अगर जगीर खान तरीन साहब के ऊपर कोई एलिगेशन साबित होता है तो फिर आप जो सज़ा दें हम कबूल करेंगे। हम जगीर खान तरीन साहब के साथ खड़े हैं, फिर हम नहीं साथ खड़े होंगे। लेकिन असल में यह कि एक बंदे को ऊपर नजायज़ ही करे जा रहे हैं आप, और उस बंदे को सिर्फ ये इसलिए नजायज़ कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं खान साहब बड़ा कमाल होगा, इसको रगड़ दें तो इंशाल्लाह पार्टी आपकी और उठ जाएगी और लोग कहेंगे देखें जी खान साहब ने तो किसी को छोड़ा नहीं है, यहाँ तक कि जगीर खान तरीन को भी नहीं छोड़ा, ये हमारा सबसे अपना सासा था खान साहब का, तो देखें कितनी पॉइंट स्कोरिंग हमारी होगी और पार्टी के अंदर बड़ा हमारा कद बढ़ जाएगा। लेकिन यार इंसान तो इंसान है ना। देखें कल क्या कहा शाह महमूद कुरैशी ने, देखें कल शाह महमूद कुरैशी ने क्या किया। मेरा पॉइंट यहाँ पे सच साबित होता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल एक वाइस चेयरमैन होने के नाते भी उन्होंने जो अल्फाज बोले हैं तो ये इनके अल्फाज बनते नहीं थे। इतने बड़े ओहदे पे मनसब पे बंदा बैठ के जब ये इस तरह के अल्फाज बोलेगा तीतर और बटेर वाली बातों पर, तो आप ये देखें कि जगीर खान तरीन अभी नहल और बाहर बैठा है, इसके बावजूद पार्टी का खैर खा है, इमरान खान का खैर खा है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आज भी नेक तमन्नाएं रखता है। तो जो साथ बैठे हैं वो एक आग के ऊपर तेल का अपना जो है वो इंतजाम कर रहे हैं और जल्दी में तेल फेंक रहे हैं। अली ज़फ़र साहब, अब अली ज़फ़र साहब जो भी अली ज़फ़र साहब वज़ीर आज़म को जो भी रिपोर्ट देंगे, अगर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक कार्रवाई हो रही है, तो फिर आप लोग कबूल कर लेंगे या आप लोग फिर और एहतजाज करेंगे? बिल्कुल कबूल करेंगे हम लोग। देखें मेरी बात सुने, बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली हमें पता था कि ये गलत हो रहा है, और ये मैं समझता हूँ हमारी ये फतह है। ये जो हम जगीर खान तरीन ग्रुप गया है, हम यही तो चाहते थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अपना पॉइंट रखना। हमारा पॉइंट ही सिर्फ ये था कि सर देखें बात ये है कि जब हम ये कहते हैं कि इंसाफ सबके लिए एक जैसा है, तो तरीन साहब के लिए इंसाफ क्यों नहीं एक जैसा है? तरीन साहब को क्यों ऐसा किया जा रहा है कि उसको वहाँ रख के मारो जहाँ से पानी ना मिले, तो तरीन साहब को वैसे गोली मरवा दो। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। क्या हुआ कि FIA के ऑफिसर जिनकी खुद तारीफें हो रही थी, जिनकी रिपोर्ट कोर्ट किया जा रहा था, उन्हें हटाया गया, बात करेंगे ब्रेक में। FIA इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान को क्यों हटाया गया, और वज़ीर आज़म ने आज ये बात खुद बताई, जैसा कि राजा रियाज साहब की तरफ से कहा गया। जाहिद किशकोरी हमारे साथ मौजूद। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, ये क्या मामला हुआ है, क्यों हटाया गया, जो वज़ीर आज़म भी बता रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के हामी अरकान को कि हमने उन्हें हटा दिया है? शाहज़ेब, FIA की इन्वेस्टिगेशन टीम डॉक्टर रिजवान को इसलिए हटाया गया है, जो हमारे ज़राए का बताना है कि वो 4 हुकूमती जो कि अरकान हैं उनकी शुगर मिले थी, उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा एक्शन लेने जा रहे थे। उन्होंने 16 और 17 अप्रैल को एक हुकूमती जो वफाकी नुमाइंदा था उसको इस पूरी इन्वेस्टिगेशन जो हो रही थी उसकी ब्रीफिंग दी थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनके पास नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट स्टेज के इन्वेस्टिगेशन जब हमने की है, हमारे पास ऐसे शवाहिद आए हैं जिसमें 2 हुकूमती ऐसे एहलकार हैं जो कि मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। उनकी शुगर मिलों में जो टर्नओवर उन्होंने फोरेंसिक उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी वो 4 अरब से ज़्यादा थी।
और वो समझते थे कि 4 से 5 FIR इनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। इसी पर जब वो ब्रीफिंग दे रहे थे, हमारे ज़राए का ये बताना है, उनको बताया गया कि ना सिर्फ आप ये FIR अभी रोक लें, बल्कि 3 FIR जो जहांगीर खान तरीन के खिलाफ की गई हैं उस पर नज़रसानी करें। तो उस पर डॉक्टर रिजवान ने उनको बताया कि नज़रसानी करने का मकसद ये है कि पूरा केस जो कि तमाम तर इन्वेस्टिगेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, इस वक्त एक्शन की ज़रूरत है और एक्शन शुरू होने वाला है, तो ये केस दोबारा ज़ीरो हो जाएगा। ये ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तो फिर अचानक से कल डॉक्टर रिजवान को ये बताया गया कि अगर आप इसको नज़रसानी स्टेज पे नहीं लेके जा सकते तो आपका आगे चलना मुश्किल है, लिहाजा आप अपने आप को केस से अलहदा कर लें। ये वो शवाहिद थे जो उनके पास आ चुके थे। और अगर मैं आपको ये बता दूं कि वो कौन सी मिलें थी जिनके खिलाफ ये क्रैकडाउन होने वाला था, उनमें शाहजेब एक 2 स्टार शुगर मिल है जिसमें पार्टनरशिप भी थी, डिक्लेयर्ड पार्टनरशिप थी 13 करोड़ की खुसरो बख्तियार की। इसके अलावा RYK ग्रुप है, इसके अलावा इंडिस शुगर मिल है, JDW है, एक और भी शुगर मिल है जो कि शराकतदारी है जिसमें तांदे वाला शुगर मिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं। तो ये वो क्रैकडाउन था। उनको क्लियर मैसेज दिया गया था कि आप रमज़ान शुगर मिल की तरफ क्यों नहीं जाते, आप दूसरी जो शुगर मिलें हैं जो शरीफ ख़ानदान की हैं या सिंध के जो ओमनी ग्रुप की हैं उस इन्वेस्टिगेशन को आगे क्यों नहीं बढ़ाते, आप इसी स्टेज को आगे लेके जा रहे हैं। तो ये वो वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे डॉक्टर रिजवान पीछे नहीं हटे, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया गया। बहुत शुक्रिया, छोटी तफसीलात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।